MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आतंकी ने जब अपने आप को धमाका कर उड़ाया, उससे पहले उसने वीडियो बनाया। वो पूरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा और उसकी जहरीली मानसिकता का सच आज आपको सुनना ही चाहिए। दर्शकों, ये आपके भविष्य की बात है, लेकिन कैसे दिखाता हूं मैं आपको। पहली तस्वीर दिखाई, ये आप देखिए। आज एक और साथी गिरफ्तार किया गया। दर्शकों, ये ड्रोन बनाकर जगह जगह धमाके करने वाला था। ये आतंकी है दानिश, और जो आतंकी उमर सुसाइड बॉम्बर था जिसने अपने आप को उड़ाया, कई लोगों की जान ले ली, ये उसी का साथी था जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसे आज पकड़ा गया है और रिमांड पर भेजा गया है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इनकी तैयारी थी जैसे हमास ड्रोन अटैक करता है इजराइल पर, वैसे ये लोग भारत में ड्रोन अटैक करने वाले थे। अब दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, घातक ड्रोन और उनका साथी उमर, ये सुसाइड बॉम्बर यही है जो कार के अंदर फटा था। दर्शकों, लेकिन आप इसके चेहरे को देखिए। ये जो कह रहा है, मैं आपको सुनवा नहीं रहा हूं दर्शकों, क्योंकि ये जहरीली बातें कर रहा है और इसका जहर हमें समाज में नहीं फैलाना है। लेकिन हां, इसके जहर से बचने का एंटीडोट जरूर आपको देखना चाहिए। दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा एंटीडोट क्या है। एंटीडोट है दर्शकों, ये लोग, इनको खत्म करेंगे आप तभी शांति आएगी। इनको खत्म करना जरूरी है। इनको भारतीय सेना उड़ाएगी, एजेंसीज उड़ाएगी, क्योंकि इन लोगों ने निहत्थे लोगों को दर्शकों उड़ाने का प्लान बनाया था। इनके कोडवर्ड थे बिरयानी, दावत। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, एक एक तस्वीर साफ करूंगा। लेकिन पहले दिखाता हूं जहां से आतंकी पाठशाला चल रही थी, वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी। और आज यहां से खुलासा हुआ है दर्शकों, एक ट्रस्टी है, उसके घर से लाखों रुपए मिले, लेकिन वो पैसा कहां से आया अभी तक वो बता नहीं पाया है और उसे जब्त कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि या इसी आतंकी यूनिवर्सिटी में सबको ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब आप देखिए, खतरा अभी टला नहीं है। आज ही 5 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई दर्शकों, और इसलिए कहा जा रहा है कहीं सुसाइड बॉम्बर, कहीं ड्रोन, और भारत पर खतरा टला नहीं है। 10 नवंबर को लाल किले पर जो हुआ, आतंकी उससे कहीं बड़े हमले की फिराक में थे। हमास की तरह ड्रोन अटैक करने वाले थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में खून खराबा करना चाहते थे, जिसका खुलासा आतंकी उमर के उस वीडियो से हुआ जिसमें वो जिहादियों को मानव बम बनाने के लिए उकसा रहा है, बम बांधकर फटने को जिहाद बता रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिदाइन उमर मुनीर और जैश के इशारे पर हिंदुस्तान में टेरर फैलाना चाहता था। डॉक्टर का मुखौटा पहनकर दहशतगर्दी का क्लिनिक चला रहा था और इनका सिर्फ एक मकसद था, जिहाद, जिहाद और सिर्फ जिहाद, जिसका जड़ से इलाज करने का वक्त आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, ये एक था सुसाइड बॉम्बर जो फट गया है, लेकिन इसका एक और साथी था दर्शकों, और उसका साथी है ये। दिल्ली ब्लास्ट में बम बांधकर फटने वाला उमर बेहद कट्टर था दर्शकों, जिहादी मानसिकता का था। वो आत्मघाती हमले के लिए खुद को काफी वक्त से तैयार कर रहा था। वीडियो बनाकर दूसरों को भी बम बांधकर जिहाद की ट्रेनिंग देता था। आप सोचिए कितना जहर भरा था इसके दिमाग में। आतंकी उमर का एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास है दर्शकों, और ये वीडियो आपने कई जगह देखा भी होगा, लेकिन इस वीडियो को हम आपको सुनाएंगे नहीं, लेकिन बताएंगे कि ये कितनी जहरीली मानसिकता का था। आखिर कैसे डॉक्टर उमर
सुसाइड बॉमर बन गया, आतंकी बन गया। वीडियो में उमर बम बांधकर कहीं भी फटने की बात कहता है। फिदाइन हमले से पहले बनाए वीडियो में बॉम्बिंग को जायज बता रहा है, कह रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए आप, उमर के एक एक शब्द नफरती हैं, जहरीले हैं, इसलिए वीडियो को सुना नहीं सकते हैं दर्शकों। इसके अलावा उमर हिंदुस्तान को गाजा बनाने की प्लानिंग कर रहा था। इतना ही नहीं, आतंकी उमर के सबसे करीबी की जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी हुई। यह है, इसका नाम है दानिश, आतंकी दानिश है ये आत्मघाती हमलावर उमर का खास सहयोगी है। जांच में पता चला है कि वो हमास जैसे हमले की योजना बना रहा था। दानिश की मदद से ये लोग ड्रोन, बम और छोटे रॉकेट बना रहे थे। आप सोचिए जरा, ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल सीरियल ब्लास्ट में किया जाना था। सोचिए आप जरा, गिरफ्तार आतंकी दानिश ड्रोन, बम और छोटे रॉकेट बनाने में माहिर था। क्या तैयारी होगी इन लोगों की, जिसकी मदद से उमर हमास की तरह ड्रोन अटैक करना चाहता था। देश के अंदर ही ये गद्दार हैं। भारत में हमास मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। इस मॉडल के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। और आपको बता दें दर्शकों, कोई ड्रोन, कोई मानव बम बन रहा है, यानी ये जहर फैलता जा रहा है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ये बात तो शुरू में ही मदरसों के अंदर बता दी जाती है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है और काफिर को कत्ल करना, मारना जायज है। लेकिन उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें इंडक्शन इफेक्ट होता है। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो एक डॉक्टर यानी कि डॉक्टर उमर जब कांटेक्ट में आया डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के, तो उसे बताया गया कि सुसाइड बॉम्बिंग या अपनी जान का बलिदान देना ना तो डेमोक्रेटिक है, न सिविल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। लेकिन अपनी आइडियोलॉजी को कायम रखने के लिए और इस उद्देश्य से दिया गया बलिदान शहादत कहलाता है। और शहादत अल्लाह को प्यारी है, यानी कि इस तरह से उसको रेडिकलाइज किया गया। और फिर उन्होंने हमास के पैटर्न पे अटैक करने का प्लान बनाया था, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। जो ऐसे हमास ने 1 किलोमीटर पहले ही 7 अक्टूबर को अटैक करते समय अपनी ड्रिल्स को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। ऐसे ही इनका भी प्लान था कि जो इनका पूरा नेटवर्क है ऑल ओवर द कंट्री, उस सबको सोशल मीडिया पर बता दिया जाए और साइमल्टेनियस हमले हों। लेकिन अब दर्शकों में आपको इनकी सोच बताऊंगा, और मैंने आज आपसे कहा था कि आपको सुनना चाहिए। देश के खिलाफ गद्दारों की सोच कैसी होती है, आज हम आपको बताएंगे। उसी मानसिकता का चेहरा आपके सामने रख रहा हूं दर्शकों। ये डॉक्टर नहीं है, ये जिहादी हैं, पक्के जिहादी हैं, जिनके जहन में काफिर, मुशरिक, जिहाद, गजवाए हिंद भरा हुआ है, इनके अंदर तक भरा हुआ है। इनका मकसद सिर्फ एक है, मुस्लिम युवाओं को जिहाद के नाम पर बरगलाना, उनके दिमाग में जहर भरना और अपने ही देश के खिलाफ जिहादियों को तैयार करना। यह आतंकी उमर, इसका फर्ज डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना था। लेकिन यही उमर जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के आया, देश के अंदर इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ चुका था। फिदाइन हमला करने के पहले इसने एक वीडियो बनाया दर्शकों, यही है वो वीडियो। इसकी जहरीली सोच आप देखिए दर्शकों। वीडियो में ये खुद को जिहादी बता रहा है, मुस्लिम युवाओं को उसी राह पर चलने के लिए उकसा रहा है। बताइए आप, बम बांधकर उड़ रहा है और खुद भी कह रहा है कि आप ऐसा करिए। बताइए जरा, सोचिए आप। आतंक की राह को कुर्बानी बताने वाला यह आतंकी उमर, इसका ब्रेन वॉश हो चुका है और चाहता था कि दूसरे भी इसी अंधे कुएं में जाकर कूद जाएं, मर जाएं। लेकिन आतंक की राह पर चलने वाले इन तमाम डॉक्टर्स का एक एजेंडा है और इनका सीधा मैसेज है। ये वही है देश जहां तुम सबने डॉक्टर की डिग्री ली, सबने इसी देश में पढ़ाई की दर्शकों। ये वही देश है जिसने तुम्हें पहचान दी, लेकिन बदले में तुम लोगों ने क्या लौटाया देश को? दिल्ली में लाल किले पर धमाका कर दिया, निहत्तों को मार दिया, शरीर पर बम बांधकर फट गए और अपने साथ 15 बेकसूरों की जान लिए तुम लोगों ने। तुम जहरीले हो, आतंकी हो। आतंकी उमर की यह सोच उस कैंसर की तरह है दर्शकों, जिसे काट कर फेंकना ही एक मात्र इलाज है। कभी कोई दूसरा उमर बम बांधकर किसी और जगह ना फट जाए, उससे पहले हमें उस कैंसर को जड़ से खत्म करना ही होगा और उस जिहादी मानसिकता का पुख्ता इलाज
करना ही होगा, क्योंकि भले ही कोई कितना भी कहे कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकी का एक मजहब क्यों होता है, ये तो बाबा बागेश्वर भी पूछने लगे हैं। और क्यों, जिस देश ने सब कुछ दिया उसी मुल्क से गद्दारी कर रहे हो? इसे समझना बहुत जरूरी है दर्शकों, सोचिएगा, समझिएगा। लेकिन अब आपको बताता हूं कि कैसे अलग अलग जगह पर एक्शन लिया जा रहा है। यह आप देखिए, इधर कोर्ट को बम से उड़ाने की दर्शकों आज धमकी मिली, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको अलर्ट रहना होगा, आपको अलर्ट पर रहना ही होगा। आज एक दो नहीं, 5-5 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, ये है वो मॉड्यूल जो एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा है, और इसी मॉड्यूल से दर्शकों खुलासे हुए हैं कि इन सबको पाकिस्तान से आदेश आता है, जैश-ए मोहम्मद से आदेश आता है। यह खुलासा हुआ है दर्शकों, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही है। यानी दिल्ली पर फिदायीन हमले का खतरा अभी टला नहीं है। जैश के कुछ और स्लीपर सेल भारत में एक्टिव हो सकते हैं दर्शकों। उन आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल का पता लगाया जा रहा है, साथ ही आतंकियों के कोड भी डिकोड किए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल दिल्ली धमाके से पहले ही किया गया था। दरअसल शकील, नबी, शाहीन कोड वर्ड में बात करते थे। ये चारों जो आपको दिख रहे हैं, आतंकी बिरयानी, दावत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मैंने आपको बताया, ताकि उनकी आतंकी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों से छिपी रहे। बिरयानी का मतलब विस्फोटक सामग्री या आईईडी से होता था। जैसे ही बम तैयार होता, संदेश भेजा जाता आतंकियों को। दावत का मतलब हमले के दिन से, यानी अटैक होने वाला है। और दर्शकों, आतंकी हमले के लिए कहते थे दावत के लिए तैयार हो जाओ, जिसका मतलब था बम बन गया है और अब हमला होने वाला है। ये कोड वर्ड सामान्य खाने पीने की बातचीत की तरह लगते दर्शकों। इस कोड वर्ड का मतलब था सुरक्षा बल आसानी से पकड़ ना पाए। ये मॉड्यूल पाक आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, और इसलिए मैं कह रहा हूं, दावा किया जा रहा है कि कश्मीर में ट्रेनिंग ले चुका है। ऐसे में जब इनका कोड डिकोड हो गया, तो अब जैश धमकी देने लगा है। आज ही दिल्ली के कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन बार बार ये धमकी आ रही है दर्शकों। इसी से जुड़ी हुई ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। साकेत कोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीर, किस तरीके से जो वकील है अपने चैम्बर से बाहर निकले हो, सभी को बाहर निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। अंदर देखिए पुलिस की भी मौजूदगी है, और यहाँ पर जिस तरीके से यूं है कि पैनिक का माहौल ना हो, पुलिस लगातार वो कोशिश कर रही है। ये जो प्रवेश का द्वार गेट नंबर 3, यहाँ से लगातार अब किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। गेट को पूरी तरीके से यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से बंद किया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड से किस कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अनुमति नहीं, बिना आई कार्ड का चेक किए, बिना चीजें देखे हुए किसी को भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। सारे कोर्ट्स प्रेमाइसेस को खाली करा दिए गए और सभी वकीलों में उसके बाद अफरा तफरी मच गई है। अभी अंदर की क्या स्थिति, क्योंकि आप अंदर से ही आ रहे हैं? अंदर सारे वकील धीरे धीरे कोर्ट को खाली कर रहे हैं, और सभी को एक मन में डर तो है ही, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी रीजन से भी और वैसे भी अपनी जान बचाने के लिए सभी बाहर जा रहे हैं। अराउंड 11 o'clock ये गेट बंद हो गए थे, ये भी पीछे वाला भी। उस समय पे बताया था कि आप ही की सेफ्टी के लिए वकील साहब अभी देख लीजिए, अब इतना तो रिस्पॉन्सिबल है। तो हम सब बाहर ही थे उस समय पे। फिर थोड़ी देर में देखा कि पूरी कोर्ट की बिल्डिंग नीचे आ रही है। फिर यहाँ से धीरे धीरे लोग एग्जिट करने लगे, तब थोड़ा समझ आया कि कुछ थ्रेट है। अंदर कोई नहीं है, बाकी जो अंदर है सबको बाहर कर दिया है, बाकी सब बाहर ही हैं। अभी 2 बजे तक कुछ नहीं होगा, बाकी सब कोर्ट वगैरह वर्क सस्पेंड हो गया है, और जितने भी सिक्योरिटी है सब चेक कर रहे हैं अंदर। 11 बजे के आसपास बिल्कुल कोर्ट में हम काम कर रहे थे। 11 बजे के आसपास हमारी जो है वो मेल का हमें पता लगा, सिक्योरिटी तैनात थी, बॉम्ब स्क्वाड आ गया है, सारे कोर्ट रूम्स की, सारी पार्किंग की, हर जगह की चेकिंग हो रही है। और जहां तक अभी तक लग रहा है कि इनिशियली तौर पर कि ये जो कॉल ये मेल थी वो झूठी मेल है। अब दर्शकों, ये आतंकी साजिश रच रहे हैं, लेकिन इसकी साजिश का तोड़ है हमारे पास। तोड़ है भारत की सेना। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी है, और तैयारी ऐसी है कि पाकिस्तान का गला अभी से सूखने लगा है।
सुन लिया दर्शकों, आपने देख लिया ना। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि भारत पुतिन के साथ आ चुका है और रूस में बैठकर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले करवा रहा है, साजिश कर रहा है। जैश के साथ मिलकर मुनीर आतंकी साजिश में लगा हुआ है, जिसे भारत ने वर्ल्ड फोरम पर करारा जवाब दे दिया है दर्शकों। रूस में चल रहे एससीओ की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया दर्शकों। एस जयशंकर ने आतंकवाद पर दुनिया को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा दुनिया को इस खतरे से निपटने के लिए एक साथ आना होगा। साथ ही कहा कि आतंकवाद के मामले में कोई बहाना नहीं चाहिए। तेजी से फैल रहे आतंकवादी जहर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही मैसेज दिया भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और भारत पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे मुल्ला मुनीर हो या शहबाज हो। सुनिए जरा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सीधे और साफ शब्दों में जवाब दिया है। सुनवाता हूं आपको। We must never forget that the SCO आतंकवाद को कोई औचित्य नहीं दिया जा सकता, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, इस पर लीपापोती नहीं की जा सकती है। these threats भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और वो इसका प्रयोग करेगा। आतंकवाद का मुकाबला साझा प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए और इसमें सहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यह जरूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और सभी भविष्य व्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखाए। आतंकवाद को न तो उचित ठहराया जा सकता है, न ही नजरअंदाज किया जा सकता है, न ही उसे छुपाया जा सकता है। SCO must adapt to the changing global landscape. अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन यह खबर जुड़ी हुई है आतंकी यूनिवर्सिटी से दर्शकों, अल फलाह से। अल फलाह पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अब योगी के मंत्री ने कह दिया है अल फलाह नहीं, कई यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर कट्टरपंथी सोच वाले एक्टिव हो रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए दर्शकों, इधर अल फलाह के ट्रस्टी की मैंने आपको जानकारी दी, 30 लाख रुपए मिले। आप सोचिए ये कहां से आए, इतना लाखों रुपए कौन दे रहा है इन लोगों को? इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, एक और यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप सोचिए यहां पर एक कंपटीशन हो रहा है क्रिकेट का और वहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की टीम पहुंची हुई है, इसलिए अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में आ गई है। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री देखिए, वो कह रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा, जांच होनी चाहिए। सुनिए जरा योगी के मंत्री ने क्या कहा। आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहां नहीं बुलाना चाहिए और यदि बुलाते हैं तो यह भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहां नहीं बुलाना चाहिए और यदि बुलाते हैं तो यह भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। जिस यूनिवर्सिटी पर सवाल है, जिस यूनिवर्सिटी से आतंकी निकल रहे हैं, उन्हें आप इनवाइट कर रहे हैं। सोचिए आप, इसीलिए योगी के मंत्री कह रहे हैं कि जांच की जानी चाहिए। लेकिन आपको बताता हूं मैं, अल फलाह में आतंकी पाठशाला का खुलासा हो चुका है। इसके बाद देश के तमाम मुस्लिम यूनिवर्सिटीज पर सवाल उठ रहे हैं दर्शकों। योगी के मंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सवाल उठा दिए हैं। रघुराज सिंह ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का अड्डा बता दिया है और कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच जरूर होनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी से कश्मीर के बुरहान बानी जैसे आतंकवादी निकले हैं, यहां से बड़े बड़े आतंकवादी पैदा हुए हैं। सब आतंकवादियों के समर्थक हैं, इनकी जांच की जानी चाहिए। मंत्री रघुराज यहीं नहीं रुके, उन्होंने तमाम मदरसों पर भी सवाल उठा दिया और कहा जितने भी आतंकवादी हैं सभी मदरसे से निकलते हैं, इसलिए सभी मदरसे और मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए। सीधे अटैक किया जा रहा है दर्शकों। लेकिन सवाल यह कि आखिर यहां से आतंकी क्यों पनप रहे हैं, सुनिए जरा। ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। केबल कहाँ है? मोदी जी की सरकार में मोबाइल नीचे कर लो थोड़ा सा। ले भाई, आतंकवाद और आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी गुनाहगार
जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने पे लगे हुए हैं। ऐसा ही एक नाम मानसिक रूप से शायद असंतुलित व्यक्ति का रघुराज सिंह का, इसके खिलाफ कोई भी टीका टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित है। ऐसे व्यक्ति की जगह तो जेल में होनी चाहिए या फिर आगरा के मानसिक चिकित्सालय में। अब दर्शकों में आपको एक और बड़ी खबर आज बताने वाला हूं। लॉरेंस गैंग पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है और सबसे बड़ा एक्शन हुआ है छोटे लॉरेंस पे, यानी लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल पर। दिखाता हूं मैं आपको अनमोल जो भारत से बाहर था। लॉरेंस जेल में बंद है दर्शकों, लेकिन अनमोल गैंग को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अनमोल पर शिकंजा कसा गया और अब उसे भारत लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। अनमोल जिसने सलमान के घर के बाहर फायरिंग करवाई, अनमोल वही है जिसने सलमान को जान से मारने की लॉरेंस के बिहाफ में धमकी दी। और ये वही तस्वीर आप देख रहे हैं, सलमान के घर पर फायरिंग हुई थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी गई और इसमें भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था, शामिल था, और इसी को लेकर लगातार दर्शकों कड़ा और बड़ा एक्शन लिया जा रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर ये कोई नहीं भूला है और इसी तस्वीर को देखकर लग रहा है कि लॉरेंस गैंग का अब क्या अंत होने वाला है, क्योंकि लॉरेंस का गैंग चलाने वाला सबसे मजबूत छोटा लॉरेंस यानी अनमोल अब भारत के शिकंजे में आ गया है। रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस गैंग पर सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। सलमान के घर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी के मर्डर और सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में अनमोल आरोपी है। अमेरिका के अधिकारियों ने अनमोल को भारतीय एजेंसियों को सौंप दिया है। भारत आने पर लॉरेंस के भाई से कड़ी पूछताछ होगी। जाहिर है लॉरेंस और उसके अपराधों को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। देखा आपने दर्शकों, भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, यानी अनमोल को अब पकड़कर भारत लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं, एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, कोई नहीं बता रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लॉरेंस के भाई अनमोल को भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई 19 नवंबर को भारत पहुंच सकता है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने जीशान सिद्दीकी को मेल भेजा, ऐसा दावा उनका है। मेल में अनमोल के डिपोर्टेशन की जानकारी दी। अनमोल को 18 नवंबर को डिपोर्ट किया गया। अनमोल बाबा सिद्दीकी के मर्डर में आरोपी है, इसलिए जीशान ने उसके डिपोर्टेशन की जानकारी मांगी थी। अनमोल को नवंबर 2024 में अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने का आरोप है। अनमोल एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और 2022 में दर्ज 2 मामलों में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। आपको जानकारी दे दें, लॉरेंस जेल में बंद है, लेकिन अब अनमोल भारत के शिकंजे में आ गया है। लेकिन आपको बताऊंगा यह अनमोल कितनी बड़ी, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, क्योंकि लॉरेंस गैंग यही ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अब यह गैंग को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। बाबा सिद्दीकी मर्डर में इसका हाथ है। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एनसीपी नेता के मर्डर की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली है दर्शकों, और इस मामले में पुलिस ने 4 शूटर गिरफ्तार किए। आरोपियों से पूछताछ में जीशान अख्तर का नाम सामने आया। जब शूटर्स ने सिद्दीकी को गोली मारी तब जीशान मौके पर मौजूद था और इस दौरान जीशान लॉरेंस के भाई अनमोल के टच में था। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जीशान ने अनमोल को वारदात के फोटोज भेजे। इसके बाद से ही जांच एजेंसी अनमोल की तलाश कर रही थी। इधर सलमान के घर पर भी इसने फायरिंग की। मार्च 2023 में लॉरेंस गैंग ने सलमान को धमकी दी। अप्रैल 2024 में सलमान के घर पर फायरिंग की। बाइक सवार शूटर्स ने सलमान के घर को निशाना बनाया, गोलियां दागी और इस गोलीबारी का आरोप भी अनमोल बिश्नोई पर लगा। अनमोल ने अमेरिका से गोलीबारी के आदेश दिए। सिद्धू मूसेवाला मर्डर 29 मई 2022 को
सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। जांच में पता चला कि लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से और अलग अलग जेल में रहा है लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश उसने रची है। अनमोल और गोल्डी बराड़ के इशारे पर गोली मारी गई। मूसेवाला की हत्या में अनमोल की तलाश थी। अब अनमोल को भारत लाया जा रहा है दर्शकों, और एनआईए की पूछताछ में अनमोल बड़े खुलासे कर सकता है। लॉरेंस गैंग के कई बड़े राज जो अब तक छिपे हुए हैं सामने आ सकते हैं, और इसको लेकर जीशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। हमारे साथ जीशान सिद्दीकी हैं। जीशान जी, अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इस चीज़ की प्रयास हमने यूएसए के जो अथॉरिटीज़ है वो काफ़ी समय से, मेरी जो फैमिली है वो कर रही है। उन्होंने मेल भी किए थे यूएसए के अथॉरिटीज़ को। हमने विक्टिम एज अ विक्टिम ऑफ द फैमिली हमें रजिस्टर भी किए थे, और यूएसए अथॉरिटीज़ ने हमें डिटेल्स दिए थे कि वो आयोवा जेल में अनमोल बिश्नोई, डीएचएस ने उसको डिटेन किया है। और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से आज हमें ईमेल आया है कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है। इसीलिए उसके बाद मैंने जो डिटेल्स ऑफिशियल्स को भी दिए, ऑनरेबल डिप्टी सीएम अजीत दादा को और ऑनरेबल सीएम साहब को भी मैंने बोलने की कोशिश की, अजीत दादा ने भी बोला होगा। तो यही प्रयास है कि अभी जो केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, वो जल्द से जल्द अनमोल बिश्नोई को लाइए, इंटरोगेट करे कि अनमोल बिश्नोई को किसने कहा था ये मर्डर करने के लिए, मेरे पिताजी का, या उसका जैसे अनमोल बिश्नोई का नाम आ रहा है मेरे पिताजी के केस में, तो किसी ने तो कहा होगा अनमोल बिश्नोई को ये करने के लिए। मास्टरमाइंड कौन है, और अनमोल बिश्नोई जो ये पूरे समाज के लिए इतना बड़ा थ्रेट है, उसे जो लाया जा रहा है वो एक अच्छी खबर है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था और आप लगातार डिमांड कर रहे थे, क्योंकि आपके पिताजी का जो हत्या हुई थी उसमें भी उसका नाम है आया था, आप लगातार मांग रहे हैं, भारत की कितनी बड़ी जीत है? देखिए, इसमें मैं जीत या हार के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पहले मुझे यही देखना है कि अनमोल बिश्नोई को लाया जाए, उससे तरीके से इंटरोगेट किया जाए। और अभी तो मुझे यूएसए से जो डिटेल्स मिली है, मैंने आपको कहा है कि वो यूएसए से बाहर हो गया है, तो जब वो देश में आएंगे तब थोड़ा और भी बेहतर लगेगा कि जब वो देश में आएंगे उसको इंटरोगेट किया जाएगा, वो सच बोलेगा, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि असली जो एक्चुअल मास्टरमाइंड लोग हैं, जिसने अनमोल बिश्नोई को भी कहा है ये चीज़ करने के लिए, जब सब पकड़े जाएंगे तब वो असल में जीत होगी। अब दर्शकों, आज आपको एक और बड़ी खबर बताने वाला हूं, और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इसका कनेक्शन कई राज्यों से है। दर्शकों, कई राज्यों में नक्सलियों का तांडव देखा होगा आपने, कई राज्यों में देखा होगा, लेकिन आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, जिसने हमारे 76 जवानों को शहीद किया था, उस 1 करोड़ के नक्सली को ढेर कर दिया है। आज तस्वीर आपको दिखाता हूं, यह है नक्सली कमांडर हिडमा, और गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दी थी दर्शकों इसे मारने की, और सुरक्षा बलों ने वो कर दिखाया। लेकिन देखिए इनके पास कितने हथियार थे। अब दर्शकों, यह है हिडमा, 1 करोड़ का इनाम था, 1 करोड़ का। दर्शकों, इस पे आप सोचिए जरा कि कई वारदात को अंजाम दे चुका है, इसको कैसे मारा है, पूरी कहानी आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है अभी भी नक्सलियों को वक्त है, सरेंडर कर दो, मुख्य धारा में आ जाओ, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी, तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, छत्तीसगढ़ बस्तर में 206 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। यानी नक्सली, आप देखिए जरा कितने हथियार इनके पास हैं, और ये मुख्य धारा में आ रहे हैं, यानी इन्हें सरकार पूरा सहयोग कर रही है बुनने की, इस नए परिदृश्य को ढालने की, और आज ये फलीभूत होने जा रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, ये महाराष्ट्र में भी नक्सलियों का अंत शुरू हो गया है, और यहां पर भी कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों को, और इसका सीधा मतलब यह है कि अब नक्सलियों का खात्मा पूरी तरह से किया जा रहा है, और नक्सलियों का खात्मा दर्शकों बहुत जरूरी है। लेकिन आज ये देश से जुड़ी हुई खबर है, और इसलिए इस खबर की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आइए जरा मैं आपको बताता हूं क्या क्या है और कहां कहां पर नक्सली थे, कैसे कैसे एक्शन लिया गया है। ये आप देखिए, 2013 तक
9 राज्य नक्सल प्रभावित थे। इसमें देखिए आप, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ के दर्शक हमें देख रहे होंगे, लेकिन 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और फिर नक्सलवाद के खात्मे पर प्लान बनाया जाता है। आपको बताऊं, अब नक्सलवाद 6 राज्यों में सिमट गया। वो 6 राज्य कौन कौन से, आइए आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में अभी भी नक्सली हैं, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, महाराष्ट्र के कुछ बॉर्डर इलाकों में जो छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं दर्शकों, और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अभी भी नक्सली बचे हुए हैं। लेकिन इन्हें ठोकने का एक्शन प्लान लगातार बनाया जा रहा है और उसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सरकार का देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प है। लाल आतंक की राह पर चलने वालों के लिए मैसेज भी साफ है। समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए तो जिंदगी, नहीं जुड़े तो मौत तय है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें इसका जवाब देंगे। जिन नक्सलियों ने हथियार से मुंह फेर लिया, उनकी जिंदगी जहन्नुम बनने से बच गई, लेकिन जिन्होंने हथियार थामे रखा वो काल के गाल में समा गए। अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, कैसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और ये हिड़मा कौन था, इस पर 1 करोड़ का इनाम रखा था दर्शकों। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है दर्शकों। आज खतरनाक नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा मारा गया है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई दर्शकों, कुछ इसी तरह की, जिसमें मरेडमिल्ली के जंगल में 4 नक्सली मारे गए। हिड़मा की पत्नी राजे उर्फ रजक्का भी ढेर कर दी गई है। नक्सलियों के पास से कई AK-47 बरामद की गई। घटनास्थल से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला है। आपको बता दें, माड़वी हिड़मा छत्तीसगढ़ के सुकमा का रहने वाला था और कम समय में ही वो PLGA की बटालियन का कमांडर बन गया। सोचिए जरा, वो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का मास्टरमाइंड था। हिड़मा एक लौता आदिवासी था जो PLGA का कमांडर था और 2007 में बस्तर के सुरक्षा कैंप पर हमला किया। 55 जवानों को इसने मार दिया था। दंतेवाड़ा में हमला हुआ 2010 में दर्शकों, 76 हमारे जवान शहीद हो गए थे, उसमें भी ये शामिल था। उसी साल चिंगवारम में हमला किया और 20 जवानों को इसने शहीद कर दिया। 2013 में झीरम घाटी का हमला कोई नहीं भूल सकता, उसका ये मास्टरमाइंड था। हिड़मा ने 2021 में सुकमा बीजापुर हमला भी करवाया। कुल 26 बड़े नक्सली हमले की साजिश हिड़मा ने रची, इसलिए इस पर 1 करोड़ का इनाम रख दिया था सरकार ने। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया सुरक्षा बलों को और उन्हें बधाई दी है, क्योंकि नक्सली हिड़मा पर गृह मंत्री की नजर लगातार थी। शाह ने हिड़मा के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों को डेडलाइन दी थी। सुरक्षा बलों को कहा था कि आपके पास 30 नवंबर तक का वक्त है, हिड़मा का एनकाउंटर करना है। जवानों से तय तारीख से 12 दिन पहले एक्शन प्लान बनाया और उसे ढेर कर दिया। इसके बाद फोन कर गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया है और उन्हें बधाई दी है। लेकिन दर्शकों, छत्तीसगढ़ के IG क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माड़वी हिड़मा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माड़वी हिड़मा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, हिड़मा के मारे जाने के बाद नक्सली पूरी तरह से टूट गए। उनके पास कोई चारा नहीं बचा। देख रहे हैं आप, मौत का डर ऐसा है कि 500 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम तस्वीर। 500 नक्सली हैं दर्शकों, जिन्होंने जगदलपुर में, ये लगातार महीने भर से प्रक्रिया चल रही है और ये सरेंडर करते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। सरकार ने सरेंडर के लिए कहा है और कहा है कि आपको नौकरी भी मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि आपको मुख्य धारा में लाया जाएगा।
और उसके लिए नौकरी की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि नक्सली जैसे जैसे सरेंडर कर रहे हैं वो बता रहे हैं खुद कि आखिर कैसे वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सुनवाइए जरा इन्हें। मैं सब पहले गलत रास्ते पे गया था, वहाँ पे हर पल यानी मेरा मरना पक्का था, इसलिए मैंने सोचा कि वो गलत रास्ता चुनने से अच्छा अपना सरकार के पास जाए, वही संविधान के हिसाब से अपना जो भी काम करे वो अच्छा है करके मैं वापस आया। गढ़चिरौली में आके आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद मुझे बहुत अच्छा जिंदगी जीने का अधिकार दिया। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं गृह मंत्री अमित शाह का अगला प्लान क्या है। ये आपको मैं बता रहा हूं एक्सक्लूसिव प्लान। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं और उन्होंने प्रण लिया है कि 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बना देंगे। यानी हर शख्स के पास जो परेशान है वो बंदूक नहीं, वो अच्छी मुख्य धारा में आएगा, नौकरी पाएगा और जिंदगी गुजर बसर करेगा। लेकिन आपको बताते हैं गृह मंत्री अमित शाह का प्लान क्या है। नक्सलवाद के खात्मे पर केंद्र सरकार गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ठोस प्लान बनाया है। आपको जानकारी दे दें, नक्सलवाद के खात्मे के लिए डेडलाइन भी तय कर ली गई है। शाह ने 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की है। सुरक्षा बल लगातार इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, अमित शाह ने नक्सलियों को क्लियर कट मैसेज दे दिया है। अब बातचीत का कोई विकल्प नहीं है। सरेंडर करेंगे तो स्वागत है, पहले सुरक्षा बल गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर सीज फायर की बात करोगे तो कोई सीज फायर अब नहीं होने वाला है। गोली का जवाब गोली से मिलना तय है। सरेंडर करने वालों को सहायता मिलेगी और सरकार उन्हें रोजगार और घर देगी। आपको ये जानकारी दे दें, केंद्र की पुनर्वास नीति असरदार साबित हुई है और अब तक 2013 से पहले देश के 125 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2025 के सरकारी आंकड़ों में 11 जिले बचे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। पीएम मोदी ने नक्सल इलाकों में विकास पर जोर भी दिया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। अब आपको बताते हैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या प्लान बनाया, सुनिए जरा। देश में नक्सलवाद माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आपके युवाओं को, आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। दर्शकों एक बड़ी खबर आपको बता दो, इस वक्त बड़ी खबर मेरे पास है। अल फलाह का संस्थापक जवाद सिद्दीकी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है और ईडी ने सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। ये संस्थापक है, इसके घर पर छापेमारी की थी। पीएमएलए एक्ट के तहत जवाद की गिरफ्तारी की गई है। और साहिल एक जानकारी हमें दे रहे हैं। साहिल बताइए जरा कैसे एक्शन लिया गया है। देखिए ताज़ा अपडेट यह है कि ईडी की टीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जो है जावेद अहमद सिद्दीकी, उनको अरेस्ट किया है, क्योंकि आज सुबह से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी और उनके जो ट्रस्टी हैं, उनके सहयोगियों के यहाँ पे सुबह से ईडी की टीम मौजूद थी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो ये कार्रवाई की जा रही थी, रेड चल रही थी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला के
एक सोसाइटी के बाहर यहाँ पर भी सुबह के समय ईडी की टीम आई थी, क्योंकि इस सोसाइटी में अल्फ्रेड यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस बना हुआ था। सुबह 5 बजे के आसपास ईडी की टीम यहाँ पर आती है और अब कुछ ही देर बिल्कुल साहिल, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक्शन है जो कई सवाल और गहराते जा रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं। बिहार में क्या हो रहा है आपको बताता हूं, दिखाइए जरा। बिहार में शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी है दर्शकों, और नीतीश कुमार शपथ लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, आपको और इंफॉर्मेशन देता हूं। बिहार में क्या चल रहा है दिखाइए जरा। बिहार में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीत मिलने के बाद कार्यकर्ता उत्साहित हैं, विधायक भी उत्साहित हैं। खबर यह है कि सब लगे हुए हैं मंत्री बनने में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। गांधी मैदान में पूरी तैयारी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि वीवीआईपी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, गांधी मैदान पहुंचे नीतीश कुमार, देख रहे हैं आप। गांधी मैदान पहुंचकर उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया और यहीं पर वो शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ सम्राट चौधरी भी कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये आप देख रहे हैं, ये हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत। ये सामान्य जीवन जीते हैं लेकिन पिता को बधाई दी, और इनकी ये तस्वीर बिहार में चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है दर्शकों क्योंकि नीतीश कुमार को जीत भी मिली और परिवार भी उनके साथ है। लेकिन इधर लालू परिवार महागठबंधन को हार मिली और लालू का परिवार भी टूट रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। कहते हैं कि सियासत बिहार से शुरू होती है और खत्म भी बिहार में ही हो जाती है। अब इसे कहावत कहें या सच्चाई, एनडीए की प्रचंड जीत के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस बात पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है कि किस दल के कितने मंत्री होंगे, कौन मंत्री बनेगा और इस बार डिप्टी सीएम का ताज किसके सिर सजेगा। सबसे अच्छा स्ट्राइक टेस्ट रहा है भाजपा का, उसके बाद मेरा रहा। बात सही है। कुछ लोग तो नीतीश को लेकर भी सस्पेंस जता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी में कलह उफान पर है। रोहिणी आचार्य झुकने को तैयार नहीं, उन्होंने आज एक और नया धमाका कर दिया। तेजस्वी सपोर्टर एक पत्रकार का स्टिंग कर दिया। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था तब हम गए थे। इस बीच आज प्रशांत किशोर का दीदार भी हो गया। चुनाव नतीजों के सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे पीके ने सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को सदमा देने का प्लान बना लिया है। जिन 4 नेताओं के बारे में बात की गई है, जैसे ही मंत्रिमंडल बनता है और अगर वो लोग फिर से सरकार में शामिल होते हैं, सरकार के हिस्सा बनते हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार में सरकार बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब भी हर दल अपने अपने दावे कर रहा है, उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। बिहार में कल एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है दर्शकों। नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद नीतीश सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन इस बैठक से पहले एनडीए में बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली से पटना तक नेता, मंत्री, पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर सबसे ज्यादा गहमा गहमी है। बीजेपी और जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं का मजमा लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। जेडीयू के नेता ललन सिंह यहां बैठे हुए हैं, संजय झा बैठे हुए हैं। आपको बता दें बीजेपी ने स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से दोनों को बुलाया है। मांझी, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंच गए हैं। कितने मंत्री होंगे इसकी संख्या तय की जा रही है बंद कमरे में। किसे कौन सा विभाग मिलेगा इस पर भी चर्चा हो रही है। कितने और कौन कौन डिप्टी सीएम होंगे इस पर भी मंथन हो रहा है। कैबिनेट का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। 6 विधायक पर 1 मंत्री होगा दर्शक, इसे समझिए जरा। एलजेपीआर से कोई डिप्टी सीएम बनता है तो उसे केवल 2 मंत्री पद मिलेंगे। जिसे विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी उसे 1 मंत्री कम मिलेगा। और इस बीच खबर यह है कि बीजेपी जेडीयू में स्पीकर को लेकर पसुपेश की स्थिति है, पेंच फंस गया है। बीजेपी 2 डिप्टी सीएम के साथ स्पीकर का पद भी अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी का तर्क है कि सीएम अगर जेडीयू के पास है तो स्पीकर का पद उसे मिले, जबकि जेडीयू चाहती है कि इस बार स्पीकर का पद जेडीयू के खाते में चला जाए।
क्योंकि विधान परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के पास है। इन सब के बीच शपथ की तैयारी जोर शोर से चल रही है और आपको बता दूं, शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। इसलिए गांधी मैदान को एसपीजी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन गहमा गहमी जोरों पर है। बिहार में कौन बनेगा डिप्टी सीएम, कितने मंत्री होंगे, सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। ये परम सौभाग्य बिहार की जनता का अभिनंदन। जो लोग कहते थे कि बिहार जातियों में बटा हुआ है, उस बिहार ने जाति से आगे जाकर दिखाया है कि बिहार क्या है। ये विकास की जीत है। नीतीश जी पर विश्वास, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, तो डबल इंजन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ाएगा, ये देखा है। नहीं, सबसे अच्छा स्ट्राइक रहा है भाजपा का, उसके बाद मेरा रहा। बात सही है, इसमें हम जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं। डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही, निश्चित है कि 2 बनेंगे या 3 बनेंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2 तो निश्चित बनेंगे। अब दर्शकों, एक और फैक्टर है। आप कहेंगे क्या फैक्टर है? मैं आपको बताता हूं दर्शकों, जब भी चुनाव होते हैं बड़े राज्य में, अलग अलग रीजन की बात की जाती है कि भाई हमारे यहां से कौन मंत्री बनेगा, किस रीजन से कौन बनेगा, क्योंकि एनडीए की चौतरफा ताकत बढ़ी है। पहले तिरहुत रीजन की बात करते हैं दर्शकों। आपने क्यों मूव किया इसे? 2020 में 36 सीटें जीते, 2025 में 55 सीटें जीते, यानी 19 सीट बढ़ गई है। तो यहां पर भी मंत्री बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगली आ जाइए रीजन में मगध में दर्शकों 49 सीटें हैं। 2020 में एनडीए के पास 18 थी, लेकिन 2025 में बम्पर 40 सीट हो गई हैं, 22 सीट बढ़ गई है। अब यहां से कितने मंत्री बनेंगे? मिथिलांचल भी है, जहां 2020 में 30 थी, लेकिन इस बार 40 हो गई, 2025 में 10, तो यहां पर भी बढ़ी है। तो यहां से कितने मंत्री होंगे? फिर आ जाइए सीमांचल में इस बार अच्छा परफॉर्म किया है। पिछली बार 22 थी 2020 में, लेकिन इस बार 24 से 2 सीटें ज्यादा हैं। तो किसको मंत्री पद दिया जाएगा? और अंग प्रदेश में 17 सीट जीते थे, 7 इस बार बढ़ी है, 24 जीते हैं। लेकिन कई कार्यकर्ता भी हैं दर्शकों जो लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार मेहनत की है। और शाहबाद में 22 सीट थी, 2020 में 2 थी, और इस बार 19 हैं, यानी 17 सीट बढ़ी हैं, डबल ट्रिपल हो गया है। लेकिन दर्शकों, किस क्षेत्र से कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर भी चर्चाएं होने लगी हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा। और इसमें अपने यशस्वी, दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। बिहार की भलाई के लिए काम हो, जो तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़े किए थे चुनाव के समय, जो तेजस्वी जी ने मुद्दा सेट किया था, उसको लेकर के आज भी हमारी पार्टी जनता के मुद्दों पर खड़ी है। सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाई जाएगी, इस सरकार से काम करवाई जाएगी। बिहार के विकास की नई उड़ान का शपथ ग्रहण है, तो निश्चित रूप से उसका उत्सवी वातावरण कैसे बने, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। कई प्रदेशों के अपने मुख्यमंत्री आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय कई केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में रहेंगे। विकास के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार के द्वारा जो बिहार में विकास हुआ, ये विकास के आधार पर ही आज प्रचंड बहुमत से जो है जनता ने जनादेश बिहार में दिया है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दर्शकों, इधर शपथ की तैयारी हो रही है, लेकिन उधर लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है और आज एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया दर्शकों, और वो किसी और ने नहीं, लालू की बेटी रोहिणी ने किया है। धीरे धीरे लालू का कुनबा टूटता जा रहा है। तेज प्रताप, रोहिणी और 3 बहनें और चली गई हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं दर्शकों, ये आप देखिए। रोहिणी इस समय दिल्ली में है और वो कई गंभीर आरोप लगा रही हैं तेजस्वी यादव पर, उनकी पत्नी रेचल पर, उनके सलाहकार संजय यादव पर, रमीज पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। अगली तस्वीर दिखाइए। और आज ये आप देख रहे हैं, संजय यादव
जिनके खिलाफ अब आरजेडी के अंदर भी आवाज उठने लगी है। रोहिणी ने जैसे ही मोर्चा खोला है, संजय यादव तेजस्वी के सलाहकार निशाने पर आ गए हैं। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए संजय के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। अरे भाई माइक को हटा ले यार। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको वो स्टिंग ऑपरेशन बताने वाला हूं। वो स्वयं रोहिणी ने किया है, लेकिन आपको जानकारी दे दें, उसमें रोहिणी एक पत्रकार से बात कर रही हैं। और वो बातचीत कैसी है, क्यों रोहिणी ने फोन पर पत्रकार को तेजस्वी को लेकर कई शब्द कहे, सुनवाता हूं आपको मैं। हेलो, हाँ कौन है? कन्हैया बेलारी जी का नंबर है। हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हो, तो सुन ही ली है यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ। क्यों कोई ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए। नहीं, आप जितना आप मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया, अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरे माँ का नाम लेके बात हो रहा कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, 1 मिनट, आपकी माँ थोड़े बोले हैं कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा। सोचिए, एक पत्रकार ने कहा कि बेटी को अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए, और इसको लेकर वो रोहिणी के निशाने पर आ गए। बिहार में लालू परिवार का घमासान नए मुकाम पर पहुंच चुका है। तेजस्वी झुकने को तैयार नहीं, उन्हें लालू का समर्थन हासिल है। मां राबड़ी देवी का मौन समर्थन भी तेजस्वी को मिल रहा है। शायद लालू राबड़ी के पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा है नहीं दर्शकों, लेकिन रोहिणी यादव भी 2-2 हाथ के लिए तैयार है। समझिए इसे, रोहिणी पिता का घर छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन लगातार हमले कर रहे हैं। रोहिणी यादव के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि सीधे तेजस्वी यादव है। रोहिणी ने आज जो ऑडियो जारी किया, जो मैं आपको सुनवा रहा था, उसका वीडियो भी दिखाऊंगा मैं, वो सीधा तेजस्वी यादव को एक्सपोज करने वाला है। इस ऑडियो में और अब जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें वो 2 टूक कहती है कि आखिर पिता को तेजस्वी ने किडनी क्यों नहीं दी। इससे पहले पटना में एक और नजारा दिखा, जब राबड़ी देवी के आवास पर रोहिणी समर्थकों ने नारेबाजी की। जो देख रहे हैं आप, आरजेडी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब लालू के बेटे तेजस्वी के समर्थन में उनकी बेटी रोहिणी के समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की हो, तेजस्वी के खिलाफ। तेजस्वी के दोस्त संजय यादव को पार्टी से बाहर करने की मांग की है। दरअसल इन सारे विवाद की जड़ संजय यादव और रमीज है। और आपको बता दें, आगे करके तेजस्वी यादव अपना सियासी गेम खेल रहे हैं और एक-एक कर पार्टी पर कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन आज क्या उस पर कहा गया है, सुनवाता हूं मैं। राजद एक परिवार है, हम नहीं जानते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन संजय पार्टी के एसेट हैं जी। संजय पार्टी के एसेट हैं, इतना मैं जो जानता हूं। दरअसल कल पार्टी की बैठक में लालू ने भी तेजस्वी का साथ दिया था दर्शकों।
लालू ने साफ कहा था कि तेजस्वी ही पार्टी के कर्ता धर्ता हैं और तेजस्वी ही पार्टी को आगे तक ले जाएंगे। इस बैठक में लालू, राबड़ी, मीसा भारती पहुंचे। हालांकि राबड़ी और मीसा ने क्या बोला किसी को नहीं मालूम, लेकिन संकेत साफ है कि लालू परिवार में घमासान फिलहाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बार पाला रोहिणी आचार्य से पड़ा है। उन्होंने रोहिणी बड़े भाई तेज प्रताप की तरह नहीं है, जिन्होंने घर से निकाले जाने को सहर्ष कबूल किया था। लालू परिवार में इस घमासान के बाद विपक्ष भी निशाना साध रहा है। सुनिए जरा इस पर कैसी बिहार में सियासत हो रही है। जो माँ बहन की बात करता है, योजना की बात क्या ना, अपनी बहन को जो न्याय नहीं दे सकता है, अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, वो प्यार को क्या संभाल। लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये तो इतना गंभीर मामला है कि एक हिस्ट्री सीटर को कैसे लोग राजनीति में शरण दिए हुए हैं। लालू जी को इतना लाचार कर दिया, लेकिन बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, एक और किरदार हैं बिहार के जो कई दिनों से गायब थे, वो हैं प्रशांत किशोर। चुनाव में इनको शून्य मिला है, लेकिन उसके बाद से आए नहीं। लेकिन दर्शकों जब आज आए तो इन्होंने यू टर्न ले लिया है, यू टर्न। और कैसा यू टर्न लिया है, कैसे प्रशांत किशोर अपनी बातों से पलट गए हैं, आइए आपको बताता हूं। चुनाव नतीजों के 4 दिन बाद पीके मीडिया से मिले दर्शकों, ये वही तस्वीर है। इस दौरान उन्होंने खाटी सियासतदां की तरह बातें की। उन्होंने हार तो मानी, लेकिन अपने बयान से सीधे पलट गए। पीके ने दावा किया था, पहला दावा, कि जेडीयू की यानी नीतीश की अगर 25 सीट आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सोचिए जरा। लेकिन आज कह दिया कि उनके पास कोई पद ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात, पीके ने कहा था कि अब नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे, लेकिन आज कहा कि 10-10 हजार देकर वोट हासिल कर लिए। पीके ने कहा, तीसरी बड़ी वजह, जन स्वराज को 130 सीटें मिलेंगी, इससे कम मिलने पर अपनी हार मानूंगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेहनत की मगर वोट नहीं मिले, उनको शून्य मिला है दर्शकों, शून्य चुनाव में। और कैसे आज वो पलट गए हैं, सुनवाता हूं आपको। अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है, और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम साल में, अंतिम महीने में किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात पर नहीं पड़ रहे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं, उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं। जब 25 सीट जीतने की बात हुई थी, जदयू अगर 25 सीट जीत जाएगी तो भी वो राजनीति से संन्यास ले रहे थे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो भी वो राजनीति से संन्यास ले रहे थे। वो उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही गजब है, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन ही झूठ से शुरू किया हो। 2 अक्टूबर 2022 में भितियरवा गए और कहे कि मैं सोचूंगा कि मैं राजनीतिक दल बनाऊं या नहीं बनाऊं। बड़ी बात है, प्रशांत किशोर लगातार पलटते जा रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं, सीधे लेकर चलता हूं बिहार के बाद बंगाल। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बंगाल में क्या हो रहा है दर्शकों दिखाता हूं आपको। घुसपैठिए भाग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बंगाल में डर दिख रहा है एसआईआर का। आज योगी आदित्यनाथ ने फॉर्म भर दिया और बताया कि यूपी में तो एसआईआर से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जबकि वो सरकार में हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। बंगाल में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप। घुसपैठिए भाग रहे हैं। खबर यह है कि कई इलाके खाली हो गए। अब ये जा कहां रहे हैं दर्शकों, सोचिए जरा। क्या ये बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं
या आसपास के राज्यों में जा रहे हैं? आपके राज्य में आपको नजर गड़ानी है। दर्शकों देखिए जरा, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ देख रहे हैं आप। अवैध घुसपैठिए दावा किया जा रहा है और कहा गया कि एसआईआर शुरू होते ही इनका बोरिया बिस्तर बन गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। रेलवे स्टेशन पर आप देखिए भारी भीड़ है। घुसपैठिए वापस लौट रहे हैं, जगह मिल नहीं रही है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही बंगाल में घुसपैठियों के अंदर दहशत। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों एक और तस्वीर। देख रहे हैं आप, अवैध घुसपैठिए इधर से उधर भाग रहे हैं। कहीं बंगाल से उधर बॉर्डर जा रहे हैं, कहीं दूसरे राज्य जा रहे हैं, कहीं उन्हें जगह नहीं मिल रही है। और आप सोचिए कितनी संख्या इन लोगों की। इनके बैग देखिए आप, इनकी पोटली देखिए, इनका सामान देखिए। आपके पास भी इतना सामान नहीं होगा जितना इन लोगों ने अर्जित कर लिया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। चुनाव आयोग की टीम पहुंच गई है कलकत्ता और इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया का खौफ घुसपैठियों में देखा जा रहा है। और दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं कैसे बंगाल में लगातार घुसपैठियों के अंदर खौफ है, डर है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी। एसआईआर का सबसे ज्यादा असर बंगाल में दिखाई पड़ रहा है। जांच के डर से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भाग रहे हैं। बंगाल में एसआईआर बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। ममता बनर्जी एसआईआर पर तुरंत रोक लगाने की मांग कर रही हैं और बीजेपी ने ममता पर जोरदार पलटवार कर दिया। फायदा देशभक्तों का ही होगा। राष्ट्रवादी जो है, जो सही दिशा में काम करता है, इसमें एसआईआर के साथ पॉलिटिक्स के जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। बंगाल से एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही दर्शकों ये घुसपैठिए भागने लगे। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कैसे घुसपैठियों में कोहराम मच गया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है दर्शकों। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भागने लगे। अफवाह फैली कि नागरिकता का सत्यापन हो रहा है। अवैध बांग्लादेशी भारी भरकम सामान के साथ भागने लगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारी भीड़ दिख रही है। ज्यादातर बांग्लादेशी मजदूरी का काम करते हैं। बांग्लादेश के सतखिरा और खुलना जिले में रहने वाले थे ये सभी। कई घुसपैठियों ने खुद माना है कि वो अवैध तरीके से भारत में आ गए। यहाँ झुग्गियां और कस्बों में परिवार के साथ रह रहे हैं। वोटर रिवीजन की प्रक्रिया शुरू होते ही वापस लौटने लगे हैं दर्शकों लोग। सतखिरा चेकपोस्ट और खुलना पोस्ट पर भारी भीड़ देखी गई। बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। वापस जाने वालों की पहचान जांचने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। अब ममता की पार्टी टीएमसी एसआईआर का विरोध कर रही है दर्शकों। एसआईआर के जरिए लोगों को डराया जा रहा है, ऐसी बातें कह रहे हैं। बंगाल बीजेपी ने टीएमसी पर पलटवार कर दिया है। कहा कि टीएमसी अवैध मतदाताओं से वोटिंग कराती है, मारपीट करती है और इसे लेकर बंगाल में सियासी पारा गर्मा गया है। सुनवाता हूं आपको। फायदा देशभक्तों का ही होगा। राष्ट्रवादी जो है, जो सही दिशा में काम करता है, भ्रष्टाचार, एपीजमेंट पॉलिटिक्स, परिवारवाद नहीं करता है, उनको ही फायदा होगा। इसमें एसआईआर के साथ पॉलिटिक्स के जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं। बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ उसके पहले से टीएमसी ने कंट्रोवर्सी शुरू किया है, लेकिन मुझे लगता है कि 99% लोगों के पास फॉर्म पहुंचा है, लोग फॉर्म भर। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। दर्शकों आज का सूत्र, जीवन में कई बार हम उदास हो जाते हैं, हम खुशियों की तलाश में बेचैन हो जाते हैं। ऐसे पलों में धैर्य रखने की सलाह स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि उमंग, उल्लास, उत्साह और उम्मीदें भावनाएं हैं। हम सभी में ये सभी गुण जन्म जन्मांतर से हैं। इंसान के अंदर सभी शक्तियां पहले से मौजूद हैं, बस हमें अच्छे विचार की ओर जाने में देर लगती है। शिक्षा की राह पर चलकर हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जिस दिन हम ज्ञान रूपी शक्ति को जान जाते हैं, उसी पल हमारे जीवन में उत्साह, उमंग आ जाती है और जो लोग हारा हुआ महसूस करते हैं वो भी उत्साहित हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार, जय हिंद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH